डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं पाठ 3 हिमालय की बेटी। कवि का नाम है नागा अर्जुन। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में कोई व्यक्ति थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। इसमें कवि ने हिमालय की बेटियां, जो ये नदियां हैं, उनके बारे में, कविता के बारे में बताया है। लेखक का कथन है कि अभी तक मैंने हिमालय से निकलने वाली नदियों को सिर्फ दूर से ही देखा था। तो हिमालय से जो नदियां निकलने वाली हैं उनके नाम है गंगा, यमुना, सतलुज आदि। और नदियों को दूर से जब देखा तो देखने में बिल्कुल शांत, गंभीर और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। संभ्रांत महिला की भांति में जैसे कि एक शांत महिला की भांति जो सिर्फ अपने आप में खोई हुई। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। उन नदियों के प्रति कवि के दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। जो कवि है वो हमेशा उनके मन में ऐसा भाव रहता था नदियों के प्रति कि जैसे वो उनकी माँ की तरह हो, दादी की तरह हो, मौसी की तरह हो, नानी की तरह हो। तो वो हमेशा उनकी गोद में जाके डुबकियां लगाया करता था। कहने का भाव यह है कि लेखक का नदियों के प्रति गहरा लगाव रहा है। मैं हैरान था, यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। कवि हैरान है कि कैसे ये जो दुबली पतली सी गंगा है या यमुना है या सतलुज है, जब मैदानी इलाकों में जाती हैं तो ये कैसे अपना विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जैसे ये हिमालय की गोद में होती हैं तो ये लगातार उछलती हैं, कूदती हैं, खिलखिला के हंसती हैं। लेकिन जब ये समतल मैदानों में जाती हैं तब इनकी यही चंचलता या ये इनका उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। ये कवि को इस बात को समझने में बड़ी हैरानी होती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर, जब मेरा ध्यान भटक जाता है तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन हिमालय की बेटियों को देखकर। कवि कहता है कि जब भी कभी मैं किसी लड़की को देखता हूँ या फूल के साथ खिली कलियों को देखता हूँ तो उनको देखकर मेरा इतना जो ध्यान है वो भाव विभोर नहीं होता जितना इस हिमालय की बेटियों को देखकर मेरे मन में कौतूहल और विस्मय होता है, हैरानी होती है। वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में कवि कहता है कि जो सिंधु है या ब्रह्मपुत्र है ये अपने आप में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होते हैं। कवि का कहना है कि ये जो हिमालय पर जो बर्फ जमी हुई है इसकी एक एक बूंद पिघलकर ये कब जाने इन दो महानदियों के रूप में जो है वो बदल गई और कब समुद्र की तरफ प्रवाहित होती रही, मिस चलती रही। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। कवि आगे बताता है कि ये जो समुद्र है वो कितना भाग्यशाली है। सौभाग्यशाली मीन्स कितना खुशकिस्मत है कि जैसे पर्वत राज हिमालय की इन दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। यानी कि ये जो नदियां हैं जाके फिर समुद्र में ही मिल जाती हैं और लेखक अब इनको भाग्यशाली समझता है। और जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। जिन्होंने इन नदियों को समतल मैदानों में देखा उनके मन में शायद ये बात आएगी कि बूढ़े हिमालय की गोद में जो बुजुर्ग हो चुके हैं हिमालय कितने वर्षों से, उनकी गोद में ये बच्चियां कैसे खेलती होंगी, क्योंकि हिमालय इन बच्चियों के पिता हैं और माँ बाप की गोद में नंग दड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले न हो
लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ कि वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब कवि यहाँ बताते हैं कि माता पिता की गोद में नंग तड़ंग होकर खेलने वाली इन छोटी छोटी बच्चियाँ यहाँ नदियों के लिए कहा गया है। बच्चियों का यह रूप पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपनी ओर भले ही नहीं खींचता हो, लेकिन लेखक को उनका यह रूप बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए लेखक ने हिमालय को यहाँ ससुर और समुद्र को उसका दामाद बताया है। बताने में उसे कोई झिझक नहीं है। कहने का भाव यह है कि हिमालय को नदियों का पिता और समुद्र को नदियों का पति ही कहा है। अब इसके जो शब्द हैं और क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको PDF के द्वारा